लेकिन कुछ युवकों ने जैकेट जीन्स भी पहने हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी का पूर्णतः अभाव था। नदी चार दीवारी के भीतर से ही बह रही थी, जिस पर कहीं कहीं लकड़ी के पुल बने हुए थे। चार दीवारी के बाहर भी नदी के मैदान में कबीले वासियों के खेत व तालाब आदि दिखाई दे रहे थे। जगह जगह मशालें जल रही थीं। कुछ घरों में लालटेन भी थे। आप जो भी हैं अजनबी, उस बढ़ के खूंखार से लड़ने में आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए आपका धन्यवाद, सरदार ने कहा। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है सरदार। मैं उग्र नारायण सिंह का बेटा हूँ। पृथ्वीराज ने अपनी राजसी पहचान को छिपा लिया था। उग्र नारायण सिंह, राजा उग्र नारायण सिंह? सरदार ने चौंकते हुए पृथ्वी से पूछा। जी हाँ, राजा उग्र नारायण सिंह, पृथ्वी कुछ हैरत में पड़ते हुए बोला। तो आप राजा साहब के बेटे हैं? बूढ़ा बाबा के भी खेल निराले होते हैं। सालों पहले राजा साहब भी जब हमारे कबीले में पहली बार आए तो ऐसी ही विपत्ति से हमारी रक्षा की, और आज जब आप आए तो भी वैसी ही परिस्थिति बन बैठी। सरदार ने लाठी के सहारे खुद को उठाते हुए कहा। क्या आप पिताजी को जानते हो? अरे आपके पिताजी और उनके पुरखों के उपकार तले ये कबीला दबा हुआ है। सालों पहले से वो हमारे रक्षक बने हुए हैं। मलिच्छ हमलावरों से लेकर लोभी राजाओं, जमींदारों और अंग्रेजों तक से आपके परिवार ने हम वनवासियों की महत्ता को समझा। वह हमें जरूरी संरक्षण प्रदान किया। सरदार जैसे भूतकाल से अपनी यादों को निकाल रहे थे। पृथ्वी को भी इन सब बातों का अभी तक कोई ज्ञान नहीं था। हम वनवासियों को जरूरी स्वास्थ्य सेवा देना हो या हमारे बच्चों को बाहरी शिक्षा, सब में आपके पिताजी हमेशा हम सब के साथ खड़े रहे। हमारे कई बच्चे आपके पिताजी की मदद से बाहर बड़े बड़े शहरों में बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, और हम कबीले वालों का नाम रोशन कर रहे हैं। सरदार तो पृथ्वी के पिता के गुणगान गाते नहीं थक रहे थे। लेकिन अपने घर से इतनी दूर आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं छोटे राजा साहब? सरदार के बगल में खड़े युवक ने सवाल किया। मैं जंगल के दूसरी तरफ वाले बाजार गया हुआ था। शाम होने को आई तो सोचा जंगल के बीच के छोटे रास्ते से निकल चलूं। पृथ्वी ने आधा सच कहा। शाम के समय ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता साबित होती छोटे राजा साहब, सरदार ने कहा। अब आप रात यहीं गुजार लीजिए, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। आपके निमंत्रण के लिए आपका आभार सरदार, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि मुझे अपने कैंप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, पृथ्वी ने कहा। उस जीव के हमले से इतना तो साफ है कि आप सब भी जंगलों में घट रही रहस्यमय घटनाओं से अपरिचित नहीं हैं। ऐसे में मेरे कैंप में होना बहुत ही आवश्यक है। सरदार होने के नाते आप मेरी बात, मेरी जिम्मेदारियां समझेंगे। पृथ्वी की बात सुनकर सरदार ने समर्थन में सिर हिला दिया। लेकिन हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। हमारा एक जांबाज योद्धा आपके साथ जाएगा। सोलाम, सरदार ने आवाज लगाई, और जल्द ही उनके सामने 6.5 फुट का हट्टा कट्टा युवक खड़ा था। पृथ्वी उसे देखते ही पहचान गया। वो गेट की सुरक्षा कर रहे रक्षकों में से एक था। थोड़ी ही देर में सोलम को पीछे बैठाए पृथ्वी कच्चे रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था। कैंप में अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। ज्यादातर लोग जब तक बहुत जरूरी काम ना हो शाम ढलने के बाद बाहर निकलने से बचते थे। जंगली जीव के हमले की खबर फैलने के बाद से कैंप के चारों ओर फेंसिंग की जाने लगी थी। फेंसिंग बाउंड्री की प्लानिंग में सबसे बुरी बात यह थी कि कैंप से आने जाने के केवल 3 ही रास्ते छोड़े गए थे। मिशनरी के मिशन के लिए बनाए गए टेम्पररी चर्च के अस्पताल तक जाने के लिए सरला को काफी घूम के जाना पड़ता। उसकी गोद में उसकी 1.25 साल की बेटी थी। पति शराब पी के धुत पड़ा था और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी बिटिया को भी हल्का बुखार था। मिशन में अस्पताल से उसे व उसकी बिटिया को दवाई मिल गई थी, लेकिन अपने टेंट तक जाने में उसे घूम के जाना पड़ता।
उसमें इतनी शक्ति ना बची थी कि वो अपनी बेटी को गोद में उठाए इतनी दूर घूम के जा सके। पिछली तरफ अभी भी बाड़े का काम चल रहा था। ज्यादातर कैंप के वासी उसे शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। बीमार व कमजोर सरला उसी रास्ते पे निकल पड़ी थी। मिशन से निकलते ही उसके पीछे एक साया पड़ गया था। जगह जगह फेंस के पास बल्ब जल रहे थे, जिससे कि सरला का डर कम होता जाता था। वो जैसे ही निर्माणाधीन बाड़े से कुछ 60 से 70 मीटर की दूरी पर रही होगी, उसे वहां एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। रात का समय, कैंप में फैली अफवाहें और किसी अनजान भयंकर जीव का आतंक, इन सब चीजों ने मिलकर उसके दिल को सुन्न कर दिया। वह शरीर को जैसे लकवा मारने लगा। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब। साया अपनी जगह पे लहराता सा लग रहा था, लेकिन सरला की गोद में सो रही बिटिया इस समय सरला की सबसे बड़ी ताकत थी। अकेली सरला शायद उस समय संसार की सबसे निरीह जीव लगती, लेकिन उसकी गोद में सो रही उसकी बेटी उसे संसार की सबसे मजबूत व शक्तिशाली रचना बना रही थी। वो उस समय माँ के रूप में थी। वो तेजी से मुड़ी व कैंप के गेट की ओर भागने लगी। एक महिला जिससे कुछ क्षण पहले कदम उठाना भी दुष्कर लग रहा था, इस समय किसी धावक की तरह भाग रही थी। उस सफेद साए ने ग्रे चमकती आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागा। इधर सरला दौड़ते दौड़ते गेट के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसे गेट पर बने बाड़ों पर वही साया बैठा हुआ उसकी तरफ देखता सा दिखाई दिया। सरला को कुछ समझ नहीं आया और वो तेजी से आगे दौड़ते हुए निकल गई। वो मरी मरी आवाज में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। सरला जब उम्मीद खोने लगी तो उसे दूर पहले गेट पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। ये एक मिशनरी था। सरला की जान में जान आ गई। उसने इससे पहले कैंप में सुन रखा था कि कैसे मिशन वालों ने कैंप में हुए भयानक जीव के हमले से एक मजदूर की जान बचाई थी। वो उसकी ओर दौड़ती चली गई। उसे सफेद साए का कोई अता पता नहीं था। उधर अभय अपने मोबाइल होम कम ऑफिस में अगली सीट पे बैठा हुआ था। उसकी वैन के ऊपर डिश एंटीना सा नाच रहा था और उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। उसने एंटीना कैंप की दिशा में रोक रखा था और हेडफोन पर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था कि उसे सरला की मध्यम बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से वैन से उतर गया और कैंप की ओर देखने लगा। कैंप के परिसर व बाउंड्री पर लगे पीले बल्ब जल रहे थे और उसे कोई हल्की सी आकृति भागती दिखी। उसने वैन के पिछले हिस्से से तुरंत माउंटेन बाइक निकाली और उस पर सवार हो ही रहा था कि उसे बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीख सरला की थी। पृथ्वी और सोलम कैंप के पास पहुंच ही रहे थे कि उन्हें बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीखने की आवाज पहले नंबर गेट से आ रही थी। पृथ्वी ने मोटरसाइकिल रोकी और सोलम की ओर देखने लगा। इशारों ही इशारों में दोनों किसी निर्णय पर पहुंचे और पृथ्वी ने मोटरसाइकिल चीख की दिशा में कर दी। पूरे कैंप में चीख की आवाज से भगदड़ मच गई। डरते डरते ही सही कुछ लोग अपने कैंप से बाहर आ गए। भीड़ को देखकर लोगों में हिम्मत बंधी और वो एक साथ चीख की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वहां तैनात सिपाही भी उनमें से थे और उन्होंने तुरंत ही टेंट वासियों से अपने अपने जान पहचान वालों को चेक करने को कहा। तुरंत ही लोग अपने टेंट व अपने आस पड़ोस के टेंट वालों को चेक करने लगे। ज्यादातर मजदूर इस समय टूट पड़े थे, लेकिन उनके परिवार वाले उनके साथ थे। पर जब वो सरला के पति विशाल के टेंट में घुसे तो वहां विशाल को जमीन पर धुत पड़ा पाया। पास पड़ोसियों ने कंफर्म किया कि सरला अपनी बच्ची के साथ मिसिंग है। एक सिपाही तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट करने निकल पड़ा। बाकी दूसरे सिपाही लोगों के साथ चीख की दिशा में चल पड़े। गेट के पास तब तक पृथ्वी पहुंच चुका था। भीड़ से उसे पता चला कि सरला अपनी बच्ची समेत गायब है। इतनी देर में मिशनरीज भी वहां पहुंच गए और कर्ट से पता चला कि उनका एक सदस्य हरमन गोम्स भी गायब है। वहां थोड़ी देर पड़ताल करने के बाद उन्हें जमीन पर कुछ दवाइयां पड़ी मिली। मिशन के मेडिकल विंग के सदस्यों ने कंफर्म किया कि ये उनकी संस्था की ओर से दी जाने वाली दवा है और सरला कुछ देर पहले उनसे अपना और अपनी बच्ची का इलाज करवा के गई थी। दवाइयों के आगे ही टूटी चूड़ियां पड़ी थीं। दवाइयों और टूटी चूड़ियों से जो दिशा बन रही थी
वो गहरे जंगल की ओर जा रही थी। अब तक अभय भी अपनी साइकिल से वहां पहुंचा और पृथ्वी से उसे सारी बातों का पता चल गया था। उन सब ने तय किया कि वो गुट बनाकर आगे जंगल में सरला और उसकी बच्ची को तलाश करेंगे। अपने सहयोगियों के मना करने के बाद भी कर्ट उनके साथ शामिल हो गया और मुट्ठी भर लोग एक काली रात को एक डरावने जंगल में एक महिला, उसकी बच्ची और एक विदेशी की तलाश में निकल चुके थे। बुरी तरह डरे हुए मजदूरों में इतना साहस ना था कि वो रात में घने जंगलों में सरला, उसकी बच्ची और एक विदेशी मिशनरी की तलाश में निकल सके। इस डर को दूर करने के लिए पृथ्वी, सोलम, अभय, कर्ट व कुछ सिपाहियों की लीड में कुछ मजदूर ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने लगे। पृथ्वी को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य अवश्य हुआ कि सोलम और अभय एक दूसरे से परिचित थे। अभय के हाथ में शक्तिशाली और अजीब सी दिखने वाली टॉर्च थी, जिसमें कई तरह के मीटर व छोटे बल्ब लगे हुए थे। सोलम के भी एक हाथ में उसका भाला व दूसरे में एक माला थी जिसमें कई टोटम बंधे हुए थे। पृथ्वी के हाथों में भी पिस्तौल और टॉर्च थी। कर्ट ने भी अपनी शॉटगन थाम रखी थी। उसके साथ चलने वाले लोग टॉर्च और मशाल को पकड़े हुए थे। ये ग्रुप एक बड़े फैलाव को कवर करता हुआ जंगल में घुसने ही वाला था कि एक अजीब सी चिंगाड़ने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो किसी जंगली सुअर को काट दिया गया हो। इन सबके साथ चल रहे मजदूरों के चेहरे पीले पड़ते चले गए। कईयों ने तो आगे जाने से ही इनकार कर दिया। पृथ्वी भी अपने साथ वाले मजदूरों की मनोदशा समझ गया। उसने उनसे वहीं पर रुकने को कहा और अकेले ही आगे बढ़ गया। न जाने क्यों उसे रह रहकर अंबिका की याद आ रही थी। अभी तक जब भी इन जंगलों के आसपास कोई भी मुसीबत का सामना हुआ है, अंबिका या उसकी बहन उसकी मदद को जरूर आई थी। झील के पास उसे एक साया दिखाई दिया जिसे वो हजारों में ही पहचान सकता था। वो अंबिका ही थी और उसके हाथ में कुछ था। उधर अपने मिस्टीरियस टॉर्च के मीटरों के सहारे अभय व अपने टोटम के सहारे सोलम लगभग एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में वो थोड़ी दूर गए तो उन्हें टॉर्च की रोशनी में जमीन पर एक लोथड़ा सा हिलता मिला। ये सरला थी जिसकी नाभि के नीचे का हिस्सा नहीं था। आसपास बेतहाशा खून पड़ा हुआ था। ऐसी हालत में भी वो किसी प्रकार जिंदा थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मरते मरते उसने एक तरफ इशारा किया और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली, मानो वो उन्हीं के आने का इंतजार कर रही थी। अभय, सोलम व उसके साथ के लोग सन्न रह गए थे। कुछ सेकंड शॉक्ड रहने के बाद वो सरला के द्वारा बताई गई दिशा में बढ़ने लगे। उनमें से कोई भी ना आपस में बात कर रहा था और ना ही किसी प्रकार की आवाज ही निकाल रहा था। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जमीन पर एक कटा हुआ हाथ नजर आया। हाथ की रंगत से वो विदेशी जान पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में कर्ट वहां पहुंचा और हाथ को देखकर चौंक गया। ओह माय गॉड, ये हाथ कैसा है? सोलम व अभय के मुंह से कुछ ना निकला। उन्होंने कर्ट को एक नजर देखा और फिर अपना ध्यान आसपास की छानबीन में लगा दिया। इधर हाथ के निरीक्षण और उसमें बने टैटू से कर्ट ने कंफर्म किया कि वो हाथ हरमन गोम्स का ही है। काफी खोजबीन के बाद भी आसपास हरमन की बॉडी का कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं हो सका। बस यहाँ वहाँ खून के निशान ही मिल सके। उधर पृथ्वी लगभग दौड़ता हुआ अंबिका के साय की तरफ भाग रहा था। वो जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहता था। जल्द ही इस अंधेरे में भी उसे अंबिका साफ साफ दिखाई देने लगी। उसकी गोद में सरला की बेटी आराम से सो रही थी। अंबिका, तुम यहाँ कैसे और ये बच्ची तुम्हें कहाँ मिली? हाफते हुए पृथ्वी ने अंबिका से पूछा। मुझे ये लड़की एक जानवर के चुंगल में मिली। मैंने उस जानवर को मार के भगा दिया और इस लड़की को उससे बचा लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इस बच्ची को इस तरह लेकर आ गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम मुझे मिलोगे ही मिलोगे। अंबिका आधा झूठ बोल गई, क्योंकि जिस चीज के चुंगल से उसने उस लड़की को बचाया था वो कोई जानवर नहीं था,
अंबिका ने बच्ची को पृथ्वी को सौंप दिया और तेजी से वापस जाने के लिए मुड़ी। रुको! पृथ्वी ने अंबिका को पीछे से आवाज लगाई। पृथ्वी की आवाज सुनकर अंबिका जहां थी वहीं रुक गई और मुड़कर पृथ्वी की ओर देखा। पृथ्वी के पास इस समय कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने कुछ क्षण अंबिका को देखा। अंबिका जैसे उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। कुछ सेकंड्स की शांति के बाद पृथ्वी के मुंह से निकला, जल्दी ही मिलना और अपना ख्याल रखना। ना जाने क्यों अंबिका की बड़ी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और तेजी से जंगल की ओर निकल गई। अंबिका की आंखों से ओझल हो जाने के बाद पृथ्वी भी बच्ची को गोद में लिए कैंप की ओर वापस चल पड़ा। जब पृथ्वी के साथ आए हुए आदमियों ने पृथ्वी को बच्ची के साथ देखा तो वो हर्षित हो गए और पृथ्वी के जय जयकार के नारे लगाने लगे। पृथ्वी जब तक कैंप के पास गेट तक पहुंचता है, वहां पुलिस पहुंच चुकी होती है। पृथ्वी की गोद में बच्ची को देखकर कैंप के निवासियों की भीड़ों से घेर लेती है। वो उस बच्ची को एक अधेड़ उम्र की महिला को सौंप देता है और एक तरफ चल पड़ता है। पृथ्वी ने पुलिस डीएसपी सुरेश को देख लिया था। ओह, तो ये आप हैं मिस्टर पृथ्वीराज। क्या अजब संयोग है कि 2 बार किसी घटना के सिलसिले में मैं इस तरफ आया और दोनों ही बार आप मुझे मिले। जब इस कैंप का संचालन मेरी कंपनी द्वारा हो रहा है तो मुझे तो यहाँ होना ही होना है, पृथ्वी ने जवाब दिया। इससे पहले कि वो कुछ और बातें कर पाते, जंगल की तरफ से शोर सुनाई दिया। लाश! हमें लाश मिली है! हाथ व सरला की बॉडी को किसी ने भी अपनी जगह से नहीं हटाया था। डीएसपी सुरेश जल्द ही वहां पहुंच गया। लाश की हालत देख वो भी कांप के रह गया। पृथ्वी भी सुरेश के पीछे वहां तक पहुंचा और उसकी भी हालत डीएसपी सुरेश जैसी ही हुई। ऐसे विभत्स दृश्य की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पृथ्वी ने आसपास देखा तो उसे थोड़ी ही दूरी पर अभय और सोलम एक साथ दिखाई दिए। घने जंगल में रात के समय आगे किसी भी तरह की जांच का कोई मतलब नहीं था। सुरेश ने बॉडी और वो हाथ जांच के लिए डॉक्टर राजेश अरोड़ा के पास भेज दिया। ऐसे भयंकर हालातों में पुलिस को घटनास्थल पे रोकना एक भयानक भूल साबित हो सकती थी। इसीलिए डीएसपी सुरेश अपने मातहतों के साथ वापस कैंप लौट आया और वो वहीं रुक के सुबह होने का इंतजार करने लगा। पृथ्वी, सोलम व अभय भी कैंप लौट आए। कर्ट भी उनके साथ था। भोर का उजाला फैलते ही सुरेश स्निफिंग डॉग के साथ घटनास्थल पर एक बार फिर पहुंच चुका था। सुरेश पहले ही पृथ्वी व उसके साथियों को पुलिस जांच में विघ्न न डालने की वार्निंग दे चुका था। इसी कारण पृथ्वी, सोलम व अभय एक साथ दूर से ही उनकी जांच को देख रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्हें सरला का बाकी का हिस्सा भी मिल गया। उसके पास ही किसी विदेशी की लाश के शत विशत टुकड़े भी पड़े मिले, मानो कोई हेलीकॉप्टर के ब्लेड पे गिर गया हो। कुछ दूरी पर जमीन पर ऐसे निशान थे मानो किसी ने छोटे हल से जमीन को उधेड़ दिया हो। ये निशान भी कुछ दूर पथरीले व ठोस जमीन तक ही थे। उसके बाद स्निफर्स भी कुछ भी पता लगाने में असमर्थ साबित हुए। डीएसपी सुरेश ने सभी बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कई बार पोस्टमार्टम के लिए जब तक बॉडी राजधानी पहुंचती थी तब तक बॉडी के सड़ने से कई जरूरी डिटेल मिसिंग ही रह जाते थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी सुरेश ने डॉक्टर राजेश अरोड़ा से घाटी के पास के सरकारी अस्पताल में कुछ दिन सर्विस करने का आग्रह किया, जिसे डॉक्टर अरोड़ा ने स्वीकार कर लिया था। डीएसपी सुरेश बड़ी अधीरता से अस्पताल के बाहर टहल रहे थे। उनके मतहतों ने पहली बार उन्हें इतना व्यग्र देखा था। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और डॉक्टर अरोड़ा बाहर आते हुए दिखाई दिए। डिटेल रिपोर्ट में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें मोटी मोटी डिटेल्स बता सकता हूँ, डॉक्टर अरोड़ा ने मास्क हटाते हुए कहा। तभी वहां पृथ्वी और अभय आते हुए दिखाई दिए। सोलम को पृथ्वी सुबह ही वापस भेज चुका था, हालांकि वो जाना नहीं चाहता था। इस समय उन्हें वहां देखकर सुरेश ने ऐसा मुंह बनाया मानो किसी ने उसके मुंह में नीम का तेल डाल दिया हो। पृथ्वी उसकी मनोदिशा को भाप गया और इससे पहले सुरेश कुछ कहता वो बोल उठा। हमसे कुछ कहने से पहले शायद आप अपने एसपी से बात करना पसंद करेंगे। सुरेश उन्हें घूर के ही रह गया। उसे पृथ्वी और उसकी पहुंच का बहुत अच्छे से अंदाजा था।
और उसे मालूम था कि पृथ्वी ब्लफ नहीं मार रहा है। डॉक्टर राजेश अरोड़ा के पिता भी एक जाने माने सर्जन रह चुके थे और पृथ्वी के पिता राजा उग्र नारायण के मित्र भी। डॉक्टर राजेश और पृथ्वी भी इसी कारण से एक दूसरे से परिचित थे। हेलो डॉक्टर, पृथ्वी ने डॉक्टर राजेश अरोड़ा को ग्रीट किया। डॉक्टर राजेश अरोड़ा ने पॉजिटिवली सिर हिला के हेलो का जवाब दिया। सुरेश ने उन्हें इग्नोर करते हुए डॉक्टर अरोड़ा से पूछा, तो आपकी जांच से क्या पता चलता है डॉक्टर? लेडी के बॉडी पर नाखून और दांतों के निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी जानवर ने काट कर अलग किया हो। कुछ देर रुककर डॉक्टर अरोड़ा फिर बोलते हैं, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो विभत्स व अविश्वसनीय है। लेडी के निचले हिस्से का बॉडी से कट जाने के बाद लगातार रेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट की फर्दर जांच के बाद ये पता चलता है कि किसी बहुत मोटे बायोलॉजिकल चीज से ऐसा किया गया है। रिपोर्ट के इस हिस्से को सुनकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर राजेश अरोड़ा से रिपोर्ट की डिटेल सुनकर उन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। डॉक्टर अरोड़ा उन सबके चेहरे के भाव को देखते हैं और आगे कहते हैं, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उस विदेशी के लाश के टुकड़े और चौंकाने वाले रिजल्ट शो कर रहे हैं। बॉडी पार्ट्स के फर्दर जांच में हमने पाया कि कुछ पार्ट्स को तो तेज दांतों और नाखूनों से अलग किया गया है, लेकिन ज्यादातर पार्ट के घाव को देख के ऐसा लगता है जैसे उन्हें खिंचाव डाल के दो फाड़ किया गया हो। ऐसी ताकत बायोलॉजिकली किसी भी जीव में पॉसिबल नहीं है। मे बी हाथी अपनी सूंड से इस तरह की ताकत लगा सकता हो, लेकिन हमें आज तक हाथी द्वारा इस तरह मारे जाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लाश और घटना स्थल पर मिले कुछ खून के सैंपल भी किसी इंसान या अननोन एनिमल स्पीशीज के नहीं है। हालांकि खून के सैंपल की डिटेल्ड जांच यहाँ संभव नहीं है, तो फाइनल जांच होने तक रुकना पड़ेगा। औरत की बॉडी तो रिलेटिव्स को आज मिल जाएगी, लेकिन विदेशी के शरीर के टुकड़ों को राजधानी भेजा जा रहा है। डॉक्टर अरोड़ा ने अपनी बात पूरी की। पृथ्वी और अभय कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद वहां से वापस कैंप जाने के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। तुम्हें क्या लगता है अभय? एक चाय की दुकान पे ब्रेक लेने के लिए रुके पृथ्वी ने अभय से पूछा। मुझे क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो एक मामूली सा एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मामूली? ये उल्लू किसी और को बनाना। कल जो हुआ उसमें शामिल सभी लोग कैंप के आसपास ही थे, लेकिन तुम वहां अपनी वैन से लगभग हम लोगों के साथ ही पहुंचे। खोजबीन के लिए तुम जो इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए थे वो भी कोई एनवायरमेंटलिस्ट अपने पास नहीं रखता है। तुम्हारी वो वैन खुद अजीबोगरीब वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से लदी है, एकदम जैसे गोस्ट बस्टर की गाड़ी हो। पृथ्वी अभय की ओर देखते हुए बोल रहा था। अभय मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मुझे लगता है कि तुम एक पैरानॉर्मल रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर हो। उस दिन गुफा में भी मेरा पहुंच जाना तो संयोग था, लेकिन तुम्हारा वहां पहुंचना संयोग नहीं हो सकता। इस समय तो आप खुद होम्स के 7वें एडिशन लग रहे हैं राजा साहब। हंसते हुए अभय ने कहा, इधर उधर की बातें छोड़ो और सीरियसली बताओ क्या लगता है तुम्हें, क्या हो रहा है ये सब? पृथ्वी ने कहा। पहले तो आपकी पारखी नजरों के लिए आपकी तारीफ करनी बनती है। जी हाँ, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा, मेरे दादाजी भी अंग्रेजों के समय से यही काम कर रहे हैं। हमारी ये भूमि पूरी दुनिया में सबसे पुरानी भूमियों में से एक है, और इसके रहस्य भी हमारे आज की समझ से परे हैं। नगर विकसित हो गए और उनके पुराने रहस्य अर्बन लेजेंड बनते चले गए, लेकिन जंगलों और गांव में ऐसा नहीं हुआ। खासकर भारतीय जंगल आज भी रहस्यों से घिरे हुए हैं। किपलिंग से लेके जिम कॉर्बेट तक ने इन रहस्यों को महसूस किया था। इन रहस्यों के पीछे जिज्ञासु विज्ञान के छात्र से लेके काला जादू और विश्व सम्राट बनने का सपना देखने वाले सभी पड़े हुए हैं। इस समय इस क्षेत्र के जंगल न सिर्फ सबसे पुराने हैं, बल्कि सबसे रहस्यमयी भी हैं, और इस कारण कुछ समय से यहाँ कुछ
ओकल्ट संस्थाओं की एक्टिविटी देखी गई है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इससे पहले अमेरिकी महाद्वीप या मध्य यूरोप में एक्सपीरियंस किया गया है, जैसे वेयरवुल्फ। ध्यान से उसकी बातों को सुनते हुए पृथ्वी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। सोलम से मुझे इस बारे में पता चला। दरअसल सोलम का कबीला जंगल का रक्षक कबीला है। यह मानव सभ्यता के उन अवशेष स्वरूप बचे कबीलों में से है जो प्राचीन काल से ही मानव व अन्य स्पीशीज के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे, जिन्हें हम वन राक्षस, यक्ष, रक्ष आदि के नाम से जानते हैं। सेम इंटरेस्ट के कारण मेरा सोलम के कबीले में आना जाना लगा रहता है। सोलम व उसके आखिर तक कबीलों वालों के लिए भी ये संकट एकदम नया है। पृथ्वी बहुत ध्यान से अभय की बातें सुन रहा था। शायद आज से 1 महीने पहले कोई उससे इस प्रकार की बातें करता तो वो उसकी हंसी उड़ा देता, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके खुद के अनुभव उसे ऐसी बातों पर विश्वास करने को